दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी अत्यंत ही महत्वपूर्ण खंड है। इसी को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं इन परीक्षाओं के लिए विश्व के भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य और पृथ्वी टॉपिक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, पीत वामन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मंगल, शनि, सूर्य या फिर अरुण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य को दोस्तों पीत वामन या येलो ड्वार्फ कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। ये पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो याद रखिएगा, पीत वामन या येलो ड्वार्फ तारा सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है? ऑप्शंस हैं आपके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या क्रोड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोरोना। कोरोना या किरीट दोस्तों, ये सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछार को सौर मंडल, सौर पवन के नाम से जाना जाता है। और ये जो आवेशित कण होते हैं इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। सौर पवन कोरोना से निकलती है। इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान महत्वपूर्ण कारक है। तो याद रखिएगा, सूर्य के 4 मंडलों में से सौर पवन कोरोना से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निहारिका या नेबुला क्या है? तो उत्तर है एक तप्त गैस का बादल। दोस्तों निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशालकाय बादल होते हैं। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अतिरिक्त धूल पाए जाते हैं। कुछ निहारिकाएं किसी मृत हो रहे तारे यानी सुपरनोवा के विस्फोट से निकलने वाली गैस और धूल से निर्मित होती हैं। तो इस तरह निहारिका दोस्तों एक तप्त गैस का बादल होता है। अगला प्रश्न है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है सूर्य किरीट, प्रच्छाया, उपछाया या ब्लैक होल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रच्छाया। दोस्तों ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया या उम्ब्रा कहलाता है। ये उपछाया यानी पेनुम्ब्रा से घिरा होता है जो कि धुंधला होता है। तो याद रखिएगा, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीट या सूर्य धब्बा। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी परत होती है जिससे प्रकाश निकलता है। वास्तव में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सूर्य की सतह अर्थात फोटोस्फीयर जो प्रकाश मंडल है, इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चूँकि प्रश्न में 5000 डिग्री सेल्सियस निकटतम विकल्प है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने ये सिद्ध किया था? ऑप्शंस हैं आपके आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर या भारवी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराहमिहिर ने। दोस्तों 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध खगोलविद वाराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एन कॉपरनिकस, आई न्यूटन, हीरोडोटस या अरस्तु। तो किसने ये बताया कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड है? ये संकल्पना किसने दी थी?
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कापरनिकस। दोस्तों एन कापरनिकस ने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की और कापरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसके पहले ये कहा जाता है था कि पृथ्वी जो हमारी अर्थ है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो इसके स्थान पर सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये संकल्पना 1543 में कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न वही है, देखिए हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत या सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आप जानते हैं कॉपरनिकस के द्वारा। दोस्तों 1543 में हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों आकाश का रंग नीला धूल के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन या छितराया जाना, ये आकाश के नीले रंग होने का कारण होता है। दोस्तों जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल, धुएं आदि के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सौर कलंक या सौर धब्बा क्या है? तो उत्तर है सूर्य की सतह के काले धब्बे को सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। दोस्तों सौर कलंक सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है, इसको ही सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है और सौर कलंक का तापमान लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सौर स्थिरांक की मानक मात्रा क्या है, आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके 1.5 कैलोरी मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.54 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर है सौर स्थिरांक की मात्रा याद रखिएगा 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों सौर स्थिरांक की मात्रा लगभग 1360.8 वाट प्रति वर्ग मीटर वर्ष 2008 के अनुसार है। इसका निकटतम मान 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है और पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल सूर्य के से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसको सौरिक स्थिरांक कहते हैं और ये सूर्य के विकिरण दर को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है, सही है। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वायुमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं, सही है। एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है, सही है। और दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में बढ़ती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ये सभी चारों कथन सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए सूर्य के बाहरी सतह यानी फोटोस्फीयर जिसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, वहाँ पर गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को सौर कलंक कहा जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले गैलीलियो ने सौर कलंक की पहचान की थी। सौर कलंक चारों तरफ से वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं। सौर कलंक के चारों तरफ फैले हुए क्रोमोस्फीयर की तुलना में इनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सामान्य आकार के सौर कलंक का व्यास 1600 किलोमीटर होता है और सौर कलंक का जीवन काल कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक रहता है। इन दिखाई देने वाले सनस्पॉट्स की संख्या लगभग 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 20.88 करोड़ किलोमीटर, तो ये दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, तो ये आपका पहला सही सुमेलित नहीं है। मंगल की सूर्य से दूरी 22.79, देखिए ये 22.79 करोड़ किलोमीटर सही है। बृहस्पति की दूरी 77.85 करोड़ किलोमीटर,
ये भी सही है। और शनि की दूरी 143.3 करोड़ किलोमीटर है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें दिया गया है पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सही है। मंगल 525 दिन में, तो ये सही नहीं है, क्योंकि मंगल दोस्तों 687 यानी 687 डेज में दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध 88 दिन में और अरुण 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो देखिए, सही सुमेलित ऑप्शन बी नहीं है। मंगल 525 दिन में नहीं, बल्कि 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं युति, वियुति, सिजगी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को इतु, वियुति अथवा सिजगी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें से कोई भी विकल्प सही मैच नहीं कर रहा है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो खगोल विज्ञान में इस स्थिति को युति, वियुति अथवा सिजगी कहा जाता है। और खगोल विज्ञान में सिजगी एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में 3 खगोलीय पिंडों को एक सरल रेखीय विन्यास है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी युति एवं वियुति की स्थिति में भी एक सीध में होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रथम सूर्योदय का देश जो है ये जापान को कहा जाता है, इसलिए इसको निक्केई कहा जाता है, निहोन या निप्पन। दोस्तों, जापान का शब्द निहोन या निप्पोन शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है निकलते सूरज का देश, इसलिए जापान को निकलते सूरज का देश या प्रथम सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, मध्य रात की सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड और स्वर्णिम पैगोंडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है कब। तो सही उत्तर है, डायमंड रिंग की घटना केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ देखी जाती है। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों चंद्रमा आता है तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में डायमंड रिंग या हीरक वलय की स्थिति बनती है। तो देख लीजिए दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग की घटना बनती है केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। सूर्य के बाद अब आइए पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है आपको बतानी है। ईयान, महाकल्प, कल्प या युग। तो सही उत्तर है ईयान। देखिए, दिए गए विकल्पों में इस प्रकार से क्रम है, ईयान सबसे बड़ा है, उसके बाद महाकल्प, फिर कल्प और युग। इस प्रकार ईयान भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का नवीनतम काल है आपको बताना है। कैम्ब्रियन, पर्मियन, क्वाटरनरी या टर्सरी। तो सही उत्तर है क्वाटरनरी। दोस्तों, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का नवीनतम काल क्वाटरनरी या चतुर्थ कल्प है। और दिए गए विकल्पों का नवीनतम से पुरातन क्रम इस प्रकार से होगा, क्वाटरनरी, टर्सरी, पर्मियन और कैम्ब्रियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पैलियोजोइक महाकल्प, इसमें जो है ये किस युग से। तो पैलियोजोइक महाकल्प ये सिल्यूरियन से संबंधित है, सिल्यूरियन युग से संबंधित है। देखिए, ए का चौथा हो जाएगा। मेसोजोइक ये जुरासिक। इसके अलावा प्री कैम्ब्रियन दोस्तों आर्कियन से संबंधित है और कैनोजोइक नियोसिन से संबंधित है। तो 4, 1, 2, 3 सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। प्राचीन कल्प, पुराजीवी कल्प,
मध्यजीवी कल्प या तृतीय कल्प? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राचीन कल्प। दोस्तों प्राचीन कल्प या पूर्व कैम्ब्रियन काल में प्रथम धरातल पिंड का विकास हुआ था और इसी काल में पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। यह कल्प लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ और इस कल्प के दौरान भूपर्पटी, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि पूरा जीवी कल्प में जीवों और वनस्पतियों का विकास हुआ। सेनोजोइक कल्प में सबसे पहले स्तनपायी जीवों का आविर्भाव हुआ और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न है, किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस शक युग में बांटा गया है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं मेसोजोइक महाकल्प, केनोजोइक महाकल्प, आर्कियोजोइक महाकल्प या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मेसोजोइक महाकल्प। दोस्तों मेसोजोइक महाकल्प को 3 शकों ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है। मेसोजोइक कल्प की अवधि लगभग 24.5 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक है और इस कल्प के दौरान रेंगने वाले जीवों का अधिक विकास हुआ था। तो याद रखिएगा मेसोजोइक कल्प में रेंगने वाले जीवों का विकास अधिक हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? आपको बताना है। इयोसीन, देखिए इयोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन या ओलिगोसीन। तो याद रखिएगा प्लिस्टोसीन दोस्तों युग ये महान हिमयुग के लिए जाना जाता है। प्लिस्टोसीन युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम का विस्तृत आवरण होना था। इस कारण इस युग को महान हिमयुग के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा प्लिस्टोसीन युग ये महान हिमयुग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है आपके ग्रह, उपग्रह, उल्काएं या पुच्छल तारा। तो सही उत्तर है उल्काएं। दोस्तों सौर मंडल के उल्का पिंड पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उल्का यानी मेटियोर आकाश में पृथ्वी की चमकती हुई चमकीली लकीर जैसे होते हैं। इनके टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने के पूर्व ही सामान्यतः जल कर राख हो जाते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल में घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इनको उल्का पिंड कहा जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी उल्काओं से मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वी सूर्य से देखिए 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है। तो इसको आप देख लीजिए 14,96,00,000 किलोमीटर। देखिए दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है, जिसको आप 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। या फिर देखिए प्रकाश वर्ष में 15.813 इंटू 10⁻⁻6 प्रकाश वर्ष में इसको व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की स्थिति में 4 जनवरी की तिथि में होती है। इसको पेरीहिलियन या उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इसको अपहिलियन या अपसौर कहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को दोस्तों उपसौर या पेरीहिलियन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये स्थिति कब आती है? दोस्तों ये स्थिति निकटतम दूरी की स्थिति 4 जनवरी के आसपास आती है और अधिकतम दूरी की स्थिति जिसको देखिए 4 जनवरी को पेरीहिलियन या उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपसौर की स्थिति कब होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों अपसौर की स्थिति 4 जुलाई के आसपास होती है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है दोस्तों? तो सही उत्तर है 5.5। देखिए
पृथ्वी का औसत घनत्व 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है और पृथ्वी के घनत्व में सतह से केंद्र की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। दोस्तों देखिए, पृथ्वी की जो सतह है उसमें जो आंतरिक भाग है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ऊपर के भागों में घनत्व कम होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान तो ये लगभग 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्व जो हैं उनका भार प्रतिशत में ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा इसमें 5%, इसके अलावा कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09% पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण तत्व है? एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या सिलिकॉन? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन जो है इसकी मात्रा देखिए, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो आप जानते हैं 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो ये है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है आपको बताना है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 16 मिनट 8 सेकेंड, 30 मिनट 8 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड? तो सही उत्तर है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड यानी 499 सेकेंड का समय लगता है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा और सामान्य रूप से इसको आप याद कर सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड, ये 500 सेकेंड का समय एवरेज में लगता है, जबकि एक्चुअल समय जो नासा बताता है वो 499 सेकेंड है। दोस्तों पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 4,90,000 किलोमीटर है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी की विषुवत रेखी त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है दोस्तों? तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है आपको बताना है। तो ये परिधि है दोस्तों, देखिए पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि ये 40,076, देखिए 40,076 किलोमीटर पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि 40,090 किलोमीटर एक्चुअल है, लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों इसको निकटतम मान में यहाँ पर सही कर सकते हैं। देखिए 40,076 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्यातप को समय लगता है कितना? 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट या 12 मिनट? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं दोस्तों 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है यानी 499 सेकेंड या एवरेज में 500 सेकेंड। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको मैच नहीं करता है, ये स्टार कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे या परावैंगनी किरणें? तो सही उत्तर है रेडियो तरंगे। दोस्तों रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी और गामा तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक घूर्णन में लगभग कितना समय लगाती है या पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? ऑप्शंस हैं आपके 24 घंटे, 22 घंटे, 26 घंटे या 20 घंटे? तो आप जानते हैं पृथ्वी का एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 4 सेकेंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है।
चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शंस हैं आपके, पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना या पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। दोस्तों आप जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं, और लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर अक्ष पर झुकी नहीं होती तो दिन और रात की लंबाई बराबर होती। पृथ्वी की धुरी पर झुके होने से दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव या सूर्य का घूर्णन। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, यानी पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। देखिए दोस्तों 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी का परिक्रमण, यानी पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है, इसी कारण मौसम बदलते हैं। और पृथ्वी के परिक्रमण में मुख्यतः 4 अवस्थाएं आती हैं। इन अवस्थाओं में परिवर्तन से ऋतु यानी मौसम में परिवर्तन होता है। वस्तुतः पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। वहीं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अपने धुरी पर झुके होने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो सही उत्तर है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना है, इसीलिए दोस्तों मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप प्राप्त होता है कहाँ पर? तो उत्तर है भूमध्य रेखा पर दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप प्राप्त होता है। आप जानते हैं 20-21 मार्च को वसंत विषुव के समय और 22-23 सितंबर को शरद विषुव के समय भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए इन दोनों समय भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यातप मार्च 21 और सितंबर 23 को प्राप्त करता है? तो आप जानते हैं ये दोस्तों ये जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यातप 21 मार्च और 23 सितंबर को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 वसंत विषुव, देखिए 2 वसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? ऑप्शन है 359 दिन, 182 दिन, 363 दिन या 365 दिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 365 दिन। दोस्तों 20-21 मार्च को वसंत विषुव कहा जाता है, इसलिए 2 वसंत विषुव के बीच 365 दिन का अंतराल होता है। और आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या को इस तरह से, दोस्तों 20-21 मार्च को वसंत विषुव के समय तथा 22-23 सितंबर को शरद विषुव के समय दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखिए, हम लोग पढ़ते थे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सौर वर्ष, सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है, और ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के बराबर होता है। तो ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीष्म अयनांत कब होता है? आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या फिर 23 सितंबर। तो सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये 22 दिसंबर को होता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो इसमें दोस्तों 2 उत्तर सही हो जाएंगे। एक तो 22 दिसंबर भी सही होगा, देखिए ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर को होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होती हैं। चूँकि प्रश्न में किसी गोलार्ध के बारे में नहीं पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों सही होगा।
अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है कहाँ पर? तो उत्तर है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जबकि 21 या 22 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विकल्प ए को माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में विकल्प बी को सही माना है। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है? 51%, 61%, 71 या फिर 81? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग का प्रतिशत बहुत अधिक है, 81%, यानी 80% क्षेत्रफल पर दक्षिणी गोलार्ध का जलीय भाग विस्तारित है। तो सही उत्तर विकल्प डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहोरोविसिक असत्य या मोहोरोविसिक जो डिस्कनेक्टिविटी है वो स्थित रहता है कहाँ पर? तो उत्तर है परपटी और मेंटल के बीच। दोस्तों देखिए, क्रस्ट के नीचे आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है, जिससे निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल यानी परपटी और मेंटल के बीच एक असंबद्धता का निर्माण होता है, जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज 1909 में क्रोएशियाई वैज्ञानिक ए मोहोरोविसिक ने की थी, इसलिए इसे मोहो असंबद्धता या मोहो असांतत्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा मोहोरोविसिक असांतत्य दोस्तों परपटी और मेंटल के बीच होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इससे कुछ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच अन्य असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता के नाम से जानी जाती है। निचले मेंटल के आधार पर गुटेनबर्ग विसर्ट असंबद्धता पाई जाती है। यह बाह्य कोड को आंतरिक मेंटल से अलग करता है। और क्रोड के दोस्तों बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम के बीच पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता, इसको लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, मोहोरोविसिक असांतत्य पृथक करती है किसको? तो सही उत्तर है निचली परपटी और ऊपरी मेंटल को। देखिए परपटी और मेंटल के बीच दोस्तों ये मोहोरोविसिक असांतत्य या मोहो असंबद्धता पाई जाती है, तो ये निचली भूपरपटी और बाहरी मेंटल को एक दूसरे से पृथक करती है। अगला प्रश्न है कि मोहोरोविसिक असंबद्धता किसके मध्य स्थित होती है? तो सही उत्तर है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहोरोविसिक असंबद्धता स्थित होती है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, मोहो असांतत्य स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहो असातत्य स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके बीच होती है? तो उत्तर है मेंटल और अंतरतम की सीमा के बीच। दोस्तों अंतरतम या कोर जो होता है इसका विस्तार 2900 किलोमीटर, मेंटल और अंतरतम सीमा से पृथ्वी के केंद्र यानी 6378 किलोमीटर तक है। मेंटल और बाह्य अंतरतम की सीमा के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता आती है। तो याद रखिएगा मेंटल और बाह्य अंतरतम की सीमा के बीच यानी मेंटल और बाहरी कोर के सीमा के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता है। तो याद रखिएगा मेंटल और अंतरतम की सीमा के बीच गुटेन असंबद्धता पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विसर्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथक करता है किसको? तो उत्तर है विसर्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता दोस्तों ये बाह्य क्रोड को आंतरिक मेंटल से पृथक करता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता दोस्तों बाह्य अंतरतम और मेंटल को पृथक करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की भूपरपटी और ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है?
ऑप्शंस हैं आपके गुरुत्वाकर्षण से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से, चट्टानों के भार से या संवहन से। तो सही उत्तर है दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थों से। देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों के संचरण के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है जिनसे कि प्लेटों का संचरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या होता है? तो उत्तर है रेडियो सक्रिय पदार्थों और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे यानी जिसमें निकिल और फेरस यानी निकिल और लोहे की अधिकता होती है, इसका निर्माण किन तत्वों की प्रधानता से होता है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उत्तर है निकिल और लोहा की प्रधानता से पृथ्वी के आंतरिक परत निफे का निर्माण हुआ है। और निफे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है। इसकी रचना निकेल और फेरियम, फेरियम को लोहा कहा जाता है। तो निकेल और फेरियम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको निफे कहा जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। निफे संबंधित है किससे? तो ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत से संबंधित है और ये सर्वाधिक घनत्व वाली परत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई ये 5150 किलोमीटर है। और दोस्तों देखिए पृथ्वी का जो बाह्य अंतरतम का विस्तार है ये 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की गहराई के बीच में है। इस भूकंपी मंडल में एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती है और 5100 से 6378 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरतम के अंतर्गत आता है, जो बाह्य अंतरतम की तुलना में ठोस अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? चर्म, परपटी, घेरा या बाह्य परिधीय स्तर? तो सही उत्तर है परपटी। दोस्तों पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी सतह को दोस्तों परपटी या क्रस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। परपटी का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो देखिए ऊपरी और निचला मेंटल, भूपटल और क्रोड, भूपटल और ऊपरी मेंटल या मेंटल और क्रोड? तो सही उत्तर है पृथ्वी के स्थल मंडल में भूपटल और ऊपरी मेंटल शामिल है। तो देखिए भूपर्पटी या भूपटल और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। दोस्तों मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? तो सही उत्तर है 100 किलोमीटर गहराई में। देखिए दोस्तों भूपर्पटी का विस्तार 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक है। भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल यानी प्रावार कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग ऊपरी प्रवार दुर्बलता मंडल कहलाता है और दुर्बलता मंडल आंशिक रूप से द्रवित या गलित है। 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो प्रारंभिक गलनांक के करीब है और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसलिए पृथ्वी में 100 किलोमीटर की गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, सही है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सही है। सागर तल सीमा से बना है, सही है। सीमा सियाल से ऊपर तैरता है, तो ये सही नहीं है। दोस्तों सियाल सीमा के ऊपर तैरता है, सीमा सियाल के ऊपर नहीं। तो देखिए सियाल जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की जो परत है ये सीमा के ऊपर होती है। स्वेस की संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टान के नीचे 3 परतों का उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः सियाल, सीमा और निफे है। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और दोस्तों देखिए सीमा की मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसके नीचे निफे है, जिसे पृथ्वी की केंद्रीय परत या अंतरतम परत या क्रोर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत सीमा कहलाती है, जिसमें सियाल कहलाती है, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगणित और भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? तो उत्तर है 30 किलोमीटर मोटाई है भूगणित और भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फियर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये महासागरीय परपटी के ठीक ऊपर दोस्तों दुर्बलता मंडल स्थित है और दुर्बलता मंडल ऊपरी प्रावार के ठीक ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है, आपको बताना है। 22 मीटर, 23 मीटर, 32 मीटर या 40 मीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 32 मीटर। याद रखिएगा, पृथ्वी के बाह्य सतह के नीचे की ओर जाने पर लगभग 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, लेकिन 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें, धरातली लहरें या प्राथमिक और द्वितीयक लहरें। तो सही उत्तर है कोर मध्यस्थ क्षेत्र में प्राथमिक लहरें प्रवाहित होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्राथमिक लहरें ठोस, तरल और गैस तीनों में गमन कर सकती हैं। द्वितीयक लहरें तरल पदार्थ से होकर गमन नहीं करती। वहीं धरातली तरंग का भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातली भाग होता है। कोर का ऊपरी भाग द्रव अवस्था में, जबकि कोर का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। ऐसी स्थिति में कोर मध्यस्थ क्षेत्र में प्राथमिक लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जलवायु का वर्गीकरण त्रिवार्था सही है। पृथ्वी की परतें बेबेल सही नहीं है। अपर्दन चक्र पिंक सही है। पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास ये भी सही है। दोस्तों, पृथ्वी की परतों का विभाजन स्वेस और होम्स आदि विद्वानों द्वारा किया गया था। बेबेल ने प्रगामी तरंग का सिद्धांत दिया है, जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। तो याद रखिएगा, बेबेल ये प्रगामी तरंग का सिद्धांत दिया है जो ज्वार भाटा से संबंधित है। पृथ्वी की परतों का विभाजन स्वेस और होम्स आदि वैज्ञानिकों ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा परिवर्तन से होता है। इसके आधार पर उत्तर बताइए। उपर्युक्त दोनों कथन गलत हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। प्रथम कथन सही है, द्वितीय कथन गलत है, और द्वितीय कथन सही है और प्रथम कथन गलत है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। इनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीव्र ऊर्जा पैदा होती है, जो प्लेटों को इधर उधर खिसकाने में मदद करती है। अगला प्रश्न एक कथन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका यानी नेबुला से हुई है। ये किस विद्वान की विचारधारा है? तो ये विचारधारा लाप्लास की है। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका संकल्पना 1796 में कुछ पूर्व मान्यताओं को माना। लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में पहले से विशाल तप्त निहारिका थी, जो प्रारंभ से ही गतिशील थी, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, निहारिका सिद्धांत या नेबुला थ्योरी किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है लाप्लास से संबंधित है निहारिका थ्योरी, जिन्होंने कहा कि निहारिका संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड पहले से एक विशाल तप्त निहारिका थी, जो प्रारंभ से ही गतिशील थी और इसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है लाप्लास द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है निहारिका, तारक, एक तारक परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना या वायव्य राशि परिकल्पना। तो सही उत्तर है वायव्य राशि परिकल्पना। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी वायव्य राशि अथवा ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला संकल्पना प्रतिपादन 1754 से 1755 में किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका या कोल्ड नेबुला की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये इमैनुअल कांट, जो कि जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने वायव्य राशि संकल्पना या ठंडी निहारिका संकल्पना का प्रतिपादन किया है पृथ्वी के उद्गम से संबंधित।
अगला प्रश्न है तारों की निःसृत गैस और धूल राशि के पिंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फिलामेंट, नेबुला, ग्रहाणु या द्वैतारक। तो सही उत्तर है नेबुला। दोस्तों तारों से निःसृत गैस और धूल राशि के पिंड को नेबुला कहा जाता है। निहारिका या नेबुला, दोस्तों आप देख सकते हैं कि निहारिका या नेबुला जो होता है ये धूल राशि के पिंड को कहा जाता है। निहारिका या नेबुला तारों के बीच अंतरिक्ष में स्थित ऐसे अंतर तारकी बादल होते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न है अंतर तारकी धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ऑटो स्मिथ ने, एफ होयल ने, रसेल ने या हेरल्ड जेफरीज ने? तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर तारकी धूल परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो स्मिथ ने किया था। रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिथ ने 1943 में सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना प्रतिपादित की। ये परिकल्पना धूल परिकल्पना कहलाई। इसमें सौरमंडल की कई समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है कहाँ पर? ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में या अंतर तारकी धूल परिकल्पना में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्वारीय परिकल्पना में। दोस्तों फिलामेंट शब्द का प्रयोग जेम्स जीन्स के ज्वारीय परिकल्पना में किया गया है। इसमें जेम्स जीन्स ने बताया कि जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिसके कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नव तारा सिद्धांत या नोवा थियरी के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है होयल और लिटिलटन। देखिए दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत का प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो गणितज्ञ फ्रेड होयल और लिटिलटन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मांड में केवल 2 नहीं बल्कि 3 तारे थे। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का या इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहाणु या प्लैनेटेस्टिमल परिकल्पना किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है बफन, चैम्बरलिन और मोल्टन, जीन तथा जेफ्रे या फिर लाप्लास? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चैम्बरलिन और मोल्टन। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन से संबंधित है। जीन और जेफ्रे ग्रहाणु परिकल्पना से और लाप्लास निहारिका परिकल्पना से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, इसके अलावा एलटी ग्रेड परीक्षाओं के भूगोल विषय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ ये प्रश्न सामान्य अध्ययन के विश्व भूगोल खंड के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं रिवीजन के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।